हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, शेख हसीना ने आईसीसी कोर्ट से अपील करने की कोशिश की अपने आप को बचाने के लिए। उधर दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने भी शेख हसीना को मौत की सजा का कर दिया कड़ा विरोध दोस्तों। और कड़ा विरोध करते हुए क्या दलील दी है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने, और कैसे मोहम्मद यूनुस और आसिम मुनीर की चाल होने वाली है नाकाम, आपको बताएंगे दोस्तों। उधर क्या भारत रोक पाएगा शेख हसीना का प्रत्यर्पण? भारत के पास कौन कौन से हथकंडे हैं अपनाने को शेख हसीना को भारत में ही रखने के लिए दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको बताएंगे शेख हसीना के पास कितने विकल्प बचे हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए। बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे टैरिफ के बाद इंडिया अमेरिका में पहली बार पहली डील, सस्ती हो सकती है एलपीजी, 10% गैस अमेरिका से खरीदेगा अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इस फैसले के पीछे क्या है असली वजह है। तो वहीं दोस्तों इस मुस्लिम देश ने भारत को दे दिया बड़ा झटका, खत्म कर दी फ्री वीजा एंट्री, जिसके बाद सरकार ने जारी की एडवाइजरी दोस्तों। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरे के लिए कैसी चल रही है तैयारी, पिक्चर देखकर आप भी कहेंगे कि रशिया भी काफी इंटरेस्ट ले रहा है भारत आने में। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त किस तारीख को आने वाली है। डेट्स हो गए क्लियर दोस्तों। सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के बढ़ते साख का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां शेख हसीना को मौत की सजा। उधर यूनाइटेड नेशन ने किया कड़ा विरोध, कहा ट्रायल में अंतर्राष्ट्रीय मानक बहुत जरूरी। जी हां, बांग्लादेश में पिछले साल हुए छात्र आंदोलन पर हिंसक दमन और उससे जुड़े मानवाधिकार उल्लंघनों पर आए ताजा फैसले पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिक्रिया दे दिया। यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार कार्यालय बोले तो OHCHR ने एक बार फिर मौत की सजा का कड़ा विरोध जताया, लेकिन पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। जुलाई 2024 में हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों के हिंसक दमन के बाद एक यूनाइटेड नेशन नेतृत्व वाली जांच में पाया गया था कि पिछले साल जुलाई और अगस्त के दौरान 1400 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए थे। OHCHR ने इस फैसले को पिछले साल विरोध प्रदर्शनों के दमन के दौरान किए गए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा था कि एकत्र किए गए सबूत राज्य की बेलगाम हिंसा और लक्षित हत्याओं की एक परेशान कर देने वाली तस्वीर पेश करती हैं। ये मानवाधिकारों का सबसे गंभीर उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय अपराध भी हो सकता है। फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने सभी परिस्थितियों में मौत की सजा का विरोध करने की अपनी स्थिति दोहराई है। OHCHR ने कहा कि भले ही उन्हें इस मुकदमे के संचालन की जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने लगातार इस बात की वकालत की है कि सभी जवाबदेही कार्यवाही विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपों पर निश्चित रूप से ड्यू प्रोसेस और निष्पक्ष सुनवाई के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करे। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि ये विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण है जब मुकदमे अभियुक्त की अनुपस्थिति में चलाए गए हो और इसका परिणाम मृत्यु दंड हो। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत के पास भी वो सारे आधार हैं दोस्तों जिससे कि शेख हसीना को नहीं सौंपेगा अपना भारत बांग्लादेश को। जी हाँ, बांग्लादेश न्यायाधिकरण के फैसले और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के शेख हसीना को प्रत्यर्पित किए जाने की मांग के बावजूद ये बात तो साफ है कि भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी। भारत हमेशा से अपने मित्रों के लिए जोखिम उठाता रहा है। बांग्लादेश सरकार के दिसंबर 2024 में हसीना को सौंपे जाने की मांग के बावजूद भारत ने उन्हें सुरक्षित रखा हुआ है। आपको बता दें वो दो कौन से आधार है जिनके कारण नहीं हो सकता शेख हसीना का प्रत्यर्पण, यानी भारत के पास वो कौन से दो आधार हैं जिसके तहत बांग्लादेश को शेख हसीना को नहीं सौंपेगा भारत। इसमें पहला है राजनीतिक अपराध का प्रावधान। जी हाँ दोस्तों, संधि का अनुच्छेद 6 के मुताबिक यदि अपराध राजनीतिक माना जाता है तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। हालांकि हत्या, नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध इस धारा से बाहर हैं। ICT ने शेख हसीना को इन गंभीर आरोपों में दोषी पाया है, इसीलिए भारत ये नहीं कह सकता कि पूरा मामला राजनीतिक ही है। वहीं दूसरा आधार है निष्पक्ष सुनवाई का अभाव
बदलाव दोस्तों, यानी कि संधि के अनुच्छेद 8 के तहत यदि अभियुक्त की जान को खतरा हो, निष्पक्ष सुनवाई न होती हो या न्यायाधिकरण का उद्देश्य न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक हो, तो भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। भारत ये सब आसानी से साबित कर सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पहले ही न्यायाधिकरण के गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति और प्रक्रियाओं पर सवाल उठा चुका है। शेख हसीना को अपना पक्ष रखने के लिए वकील नहीं मिला। कई रिपोर्ट्स बताती है कि न्यायाधीशों पर सरकार का दबाव था, इसीलिए हसीना के खिलाफ ऐसा फैसला लिया गया है। दूसरा सवाल दोस्तों ये है कि अगर प्रत्यर्पण से भारत ने इनकार कर दिया तो क्या असर पड़ने वाला है, तो जिसमें पहली बात है संबंध बिगड़ जाएंगे और कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा, यानी बांग्लादेश कह सकता है कि भारत न्यायिक निर्णयों का सम्मान नहीं कर रहा। कूटनीतिक बयानबाजी बढ़ेगी पर संबंध तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश व्यापार व ऊर्जा आपूर्ति जैसी चीजों के लिए, कई चीजों के लिए भारत पर ही निर्भर है। वही रणनीति बदलाव के भी आसार दिख जाएंगे। अगर बांग्लादेश की तरफ से चीन पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई जाती हैं, तो भारत के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। एक पाकिस्तानी युद्धपोत पहले ही बांग्लादेश पहुंच चुका है। मोहम्मद यूनुस हाथ में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा लिए खड़े देखे गए हैं और व्यापार युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इससे भारत पूर्वोत्तर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक असुरक्षित हो सकता है। दोस्तों ये तो रही भारत के पास कौन कौन से हथकंडे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, शेख हसीना के पास कौन कौन से विकल्प बचे हुए हैं फांसी से बचने के। तो आपको बता दें, अगर जानकारों की माने तो शेख हसीना के पास अब भी 2 विकल्प बचे हुए हैं। पहला विकल्प ये कि वो इस सजा के खिलाफ तकनीकी तौर पर वो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती हैं, लेकिन इसमें कई अड़चनें और शर्तें हैं। पहली ये कि आईसीटी की धारा 21 के तहत उन्हें इस सजा की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपील करना होगा, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें वहां की अदालत में सरेंडर करना होगा, तभी सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट डिवीजन में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की जा सकती है। अपील दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट 60 दिनों के अंदर उस पर फैसला सुनाएगी। शेख हसीना अगर यह विकल्प चुनती है तो उनके पास अपील दायर करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2025 होगी। अगर वो सरेंडर नहीं करती है तो आईसीटी की सजा के खिलाफ अपील का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा और उन्हें दोषी ठहराया ही जाएगा और उन्हें मौत की सजा दे दी जाएगी। दोस्तों वहीं अगर दूसरे विकल्प की बात करें तो शेख हसीना के पास दूसरा विकल्प है इस फैसले को ना मानना और देश वापस ना लौटना। हालांकि इसके लिए सारा दारोमदार भारत पर निर्भर करता है कि क्या हसीना को अनंत काल तक या कितने समय तक निर्वासित जीवन जीने के लिए अपने यहाँ पर रहने दिया जाता है। फिलहाल भारत ने उनके प्रत्यर्पण पर चुप्पी साधी हुई है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्या लगता है आपको, क्या भारत को बांग्लादेशियों को नजर में रखते हुए क्या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए, या फिर शेख हसीना जैसी बेहतरीन नेता बांग्लादेश में कोई हो नहीं सकती और ऐसे में भविष्य को देखते हुए शेख हसीना की वापसी पर प्रत्यर्पण पर रोक लगा देना चाहिए? क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग? भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा, लेकिन रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके जितना ज्यादा हो सके जहां पर भी आपका ग्रुप हो शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर भारत अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद के बीच पहली डील साइन हुई है। इस डील से भारत में घरेलू सिलेंडर की कीमतें कम हो सकती है। डील के मुताबिक अमेरिका से भारत करीब 2.2 मिलियन टन MTPA LPG खरीदेगा। यह केवल 1 साल यानी 2026 के लिए वैध है। भारत की वार्षिक आवश्यकता का यह आंकड़ा 10% है। भारत की सरकारी कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन HPCL और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPCL ने यह डील अमेरिका की सरकारी कंपनियों टोटल एनर्जीज ट्रेडिंग, चेवरॉन और फिलिप्स 66 के साथ की है। यह तीनों कंपनियां अमेरिका एनर्जी सप्लायर्स है। दोस्तों अमेरिका के साथ हुई इस डील से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती LPG उपलब्ध करवाई जा सकेगी। ग्लोबल लेवल पर बदलती कीमतों का असर न के बराबर होगा। अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को सुधारने में मदद मिलेगी। भारत अमेरिका के बीच हुई डील को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस डील से भारत में घरेलू सिलेंडर की कीमतें कम होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे जहां भारत के लिए फायदा होगा वहीं अमेरिका के लिए भी दुनिया का सबसे बड़ा LPG बाजार खुल गया है। वहीं व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने भी माना कि इस डील से दोनों देशों को फायदा होगा। आने वाले समय में भारत का अमेरिका के साथ एनर्जी ट्रेड और ज्यादा बढ़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी अमेरिका को भारत का गैस सप्लायर बनाने पर बात हुई थी। वहीं चौंका देने वाली खबर आपको बता दें,
ईरान ने भारतीयों को वीजा में मिलने वाली छूट को कर दिया निलंबित। दोस्तों, ईरान ने सोमवार को भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री को खत्म करने का ऐलान कर दिया। ईरान ने वीजा नियमों में बदलाव करते हुए कहा कि 22 नवंबर 2025 के बाद किसी भी भारतीयों को बिना वीजा एंट्री नहीं दी जाएगी। ईरान के इस ऐलान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि सरकार का ध्यान भारतीय नागरिकों को रोजगार के झूठे वादे या तीसरे देशों में आगे की यात्रा का आश्वासन देकर ईरान ले जाने की कई घटनाओं की ओर आकर्षित किया गया है। इन लोगों को सामान्य भारतीय पासपोर्ट होल्डर के लिए उपलब्ध वीजा छूट सुविधा का लाभ उठाकर ईरान की यात्रा करने के लिए बहकाया गया था। ईरान पहुंचने पर उनमें से कई का फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था। ऐसे में ईरान की वीजा पॉलिसी में बदलाव का असर उन भारतीयों पर पड़ेगा जो वहां टूरिज्म, बिजनेस, स्टडी या ट्रांजिट के लिए जाते थे। ईरान की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि साधारण पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक तरफा पर्यटक वीजा रद्दीकरण नियमों के कार्यान्वयन को 22 नवंबर 2025 तक निलंबित कर दिया गया है। अगली खबर बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की कैसी चल रही है तैयारियां। तस्वीर देख हर एक भारतीय हुए खुश। दोस्तों, भारत और रूस अगले महीने के शुरुआती में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नई दिल्ली यात्रा के दौरान संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कई समझौतों, पहलों और परियोजनाओं को मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं। यात्रा की तैयारियों के तहत विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सोमवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक वार्ता की। जयशंकर जी ने बैठक में अपने प्रारंभिक भाषण में कह दिया कि ये विशेष अवसर मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों, पहलों और परियोजनाओं पर चर्चा हो रही है। हम आने वाले दिनों में इनके अंतिम रूप दिए जाने की आशा करते हैं। विदेश मंत्री इस समय अपने रूसी समकक्ष लावरोव के साथ वार्ता के लिए मॉस्को में है। उनकी इस यात्रा को पुतिन की यात्रा की तैयारियों का एक हिस्सा माना जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए वार्ता के लिए 5 दिसंबर के आसपास भारत आने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन से द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण परिणाम सामने आने की उम्मीद है। अब तक भारत और रूस में बारी बारी से 22 वार्षिक शिखर बैठकें हो चुकी हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां फ्रांस से 100 राफेल विमान खरीदेगा यूक्रेन। इसकी भरपाई रशिया से करने की तैयारी कैसे, बता दें। यूक्रेन ने फ्रांस के साथ अगले 10 साल में 100 राफेल लड़ाकू विमान लेने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति भवन ने इसकी जानकारी दी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की फ्रांस दौरे पर हैं। उन्होंने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत की। रशिया ने हाल ही में यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही जापोरिजिया में जमीनी बढ़त बना ली है। राफेल जेट्स यूक्रेन की एयर डिफेंस कैपेसिटी को मजबूत बनाएंगे। मैक्रोन ने कहा कि ये सौदा सिर्फ जेट तक सीमित नहीं है, इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, बम और ड्रोन्स भी शामिल है। ये विमान फ्रांस के मौजूदा स्टॉक से नहीं बेचे जाएंगे, इन्हें नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सप्लाई किया जाएगा। मैक्रोन ने कहा कि यूक्रेनी सेना को फिर से खड़े होने के लिए 100 राफेल जेट्स जरूरी हैं। लेटर ऑफ इंटेंट एक राजनीतिक समझौता है जो खरीद की इच्छा जाहिर करता है। वास्तविक खरीद बाद में होगी। इस खरीद को यूरोप में जमा रशिया के पैसे और संपत्तियों से फंड करने की प्लानिंग है। हालांकि इस योजना को अभी तक यूरोपियन यूनियन ने मंजूरी नहीं दी है। जेलेंस्की ने दसॉल्ट सहित फ्रांसीसी हथियार कंपनियों के साथ बैठकें भी की हैं। राफेल जेट्स को उड़ाने के लिए पायलटों को लंबे और कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होगा। फ्रांस पहले ही मिराज जेट्स और एस्टर 30 मिसाइलें देने का वादा कर चुका है। दोस्तों, अगली खबर बता दें, दूरी बढ़ाकर वसूला ज्यादा किराया, अब भारतीय तीर्थ यात्रियों से माफी मांगेगा पाकिस्तान का रेलवे। दरअसल पाकिस्तान रेलवे का बड़ा कारनामा सामने आया है दोस्तों, जिसने पाकिस्तान की हालत कैसी है, पाकिस्तान कितना बड़ा चिंदी चोर है, पता चल गया है दोस्तों। पाकिस्तान रेलवे के अधिकारियों ने ट्रेन की दूरी बढ़ाकर भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों से ज्यादा किराया वसूल लिया। ये तीर्थ यात्री ननक इस मामले के खुलासे से संसद में हड़कंप मच गया। संसद की रेलवे कमेटी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। डॉन उर्दू के मुताबिक ननकाना साहिब और कराची घूमने आए भारतीय तीर्थ यात्रियों के साथ पाकिस्तान रेलवे ने धोखाधड़ी की। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब संसद की रेलवे कमेटी की बैठक हुई। कमेटी ने पाया कि आम ट्रेन के मुकाबले तीर्थ यात्रियों के लिए जो ट्रेनें चलाई गई उससे ज्यादा किराया वसूला गया। नेशनल असेंबली की बैठक में संयोजक रमेश कुमार ने रेलवे के सीईओ को जमकर फटकार लगाई। रमेश कुमार का कहना है कि रेलवे ने तीर्थ यात्रियों से 10
लाख रुपए ज्यादा वसूले हैं। बिल में हेर फेर कर रेलवे ने ये ज्यादा किराया वसूला। संसदीय समिति का कहना है कि करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में घूमने वाले तीर्थ यात्रियों के साथ जो व्यवहार रेलवे ने किया है वो माफी लायक नहीं है। इससे पाकिस्तान की इमेज खराब हुई है। समिति ने रेलवे से कहा है कि तुरंत माफी मांगी और उन यात्रियों का पैसा लौटाइए जो यहाँ यात्रा करके गए हैं। समिति ने पाकिस्तान रेलवे से कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। संसद की समिति ने रेलवे के सीईओ को हटाने की भी वार्निंग तक दे डाली। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है जरूर लिखकर बताइएगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान का रेलवे तक पैसा लूटने के फिराक में नजर आ रहा है। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में सुरक्षा पर उठे थे सवाल, 2 श्रीलंकाई क्रिकेटर अपने देश लौट गए। जी हां, श्रीलंका क्रिकेट टीम के 2 सीनियर खिलाड़ी अपने देश वापस लौट आए हैं। पिछले दिनों इस्लामाबाद में धमाके के बाद कई श्रीलंकाई प्लेयर्स ने सुरक्षा कारणों से श्रीलंका वापस लौट जाने की बात कही थी। हालांकि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से मिलने और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के कहने के बाद श्रीलंका टीम ने ओडीआई सीरीज खेलना जारी रखा। अब कप्तान चरित अजालांका और तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो अपने देश वापस लौट गए, लेकिन उनके वापस लौटने का कारण कुछ और ही है। जी हां दोस्तों, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से स्टेटमेंट जारी करके बताया कि 2 खिलाड़ी श्रीलंका वापस लौट रहे हैं। कप्तान चरित अजालांका और तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो बीमार पड़ने के कारण घर लौट रहे हैं। ये दोनों खिलाड़ी श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली ट्राई सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। अजालांका की गैर मौजूदगी में दाजुन शनाका टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि फर्नांडो को T20 स्क्वाड में पवन रत्न नायके से रिप्लेस कर दिया गया। अगली खबर बता दें, इस साल अब तक 255 पाकिस्तानी ड्रोन कर दिए गए नष्ट। बीएसएफ ने दी बड़ी जानकारी, चौंका देने वाली खबर बता दें। सीमा सुरक्षा बल ने इस वर्ष हेरोइन और हथियारों की तस्करी करने के लिए पाकिस्तान से आए 255 ड्रोन को मार गिराया। सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि बीएसएफ ने आगामी कोहरे के मौसम को देखते हुए सीमा पार से तस्करी की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। अमृतसर में संवाददाताओं के साथ बातचीत में बीएसएफ के महानिरीक्षक अतुल फुल जेले ने कहा कि कोहरे के मौसम में दृश्यता कम हो जाती है, जिसका फायदा तस्कर ड्रोन के जरिए उठा सकते हैं। फुल जेले ने कहा कि हमने इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक प्रबंध कर लिए हैं। कोहरे के दौरान विशेष निगरानी उपकरणों का उपयोग किया जाएगा और हम नदी क्षेत्रों की कड़ी निगरानी बनाए रखेंगे, जिससे हमारी समग्र निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ रहे। दोस्तों अगली खबर बता दें, मुस्लिम देश संग बड़ी डील की तैयारी में। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका बेचेगा F-35 स्टील्थ जेट। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को घोषणा कर दिया कि अमेरिका जल्द ही सऊदी अरब को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान बेचेगा। ट्रंप ने यह ऐलान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के व्हाइट हाउस में आने से एक दिन पहले किया। ट्रंप की घोषणा इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका ने अब तक सिर्फ अपने खास सहयोगियों को ही F-35 विमानों की बिक्री की अनुमति दी है। इन देशों में नाटो के देश और इजराइल शामिल है। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ऐसा करेंगे, हम F-35 बेचेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वे एक बेहतरीन सहयोगी रहे हैं। गौरतलब है कि रियाद लंबे समय से F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में यह विमान सिर्फ इजराइल के पास है, जहां इजरायली अधिकारियों ने सऊदी अरब को इन विमानों की बिक्री पर चिंता व्यक्त की है। वहीं सऊदी अरब संबंधों को सामान बनाने में जुटा है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर मुस्लिम लीग, माओवादी, कांग्रेस अब देश के लिए बड़े खतरे। जी हां, राहुल गांधी की पार्टी पर पीएम मोदी जी जमकर बरसे। कहते हुए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा नक्सलियों, अर्थव्यवस्था, बिहार चुनाव और भाषा पर चल रहे विवाद पर भी राय रखी। पीएम मोदी जी ने कहा कि पिछले 5 दशक से भारत का हर हिस्सा माओवाद से पीड़ित था, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस ने उन लोगों को पाला पोसा जो भारत के संविधान में यकीन नहीं करते थे। कांग्रेस ने अर्बन नक्सलों को भारत के अहम संस्थानों में बैठा दिया। इन अर्बन नक्सलों ने एक इकोसिस्टम तैयार किया जो 10 से 15 साल पहले कांग्रेस में जड़ें जमा चुका था। अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो गया है और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि एमएमसी ने अपने सियासी फायदे के लिए राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के को लेकर पीएम मोदी जी ने कहा कि देश में अब आतंकी और नक्सली दोनों की संख्या में कमी आई है, लेकिन पिछले 5 दशक में कांग्रेस ने नक्सलियों का समर्थन किया। उन्होंने न सिर्फ जंगलों का दोहन
करने वालों का समर्थन किया, बल्कि उनका भी जो शहरी इलाकों में रह रहे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार चुनाव में शानदार जीत पर बात की। उन्होंने कह दिया कि बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेफ्ट, राइट और सेंटर से शासित राज्यों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि बिहार चुनाव के नतीजों ने हमें ये सबक सिखा दिया है कि हम किस तरह की सरकार चला रहे हैं। इसका असर आने वाले चुनावों में भी दिखेगा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और वोट चोरी के मुद्दे के बीच कांग्रेस ने मंगलवार यानी आज के दिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और सचिवों की समीक्षा बैठक बुलाई है, जहां मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की कवायद जारी है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के शुक्रवार को आए नतीजे में भारतीय जनता पार्टी नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग ने 202 सीट पर बम्पर जीत दर्ज की, जबकि महागठबंधन को 35 सीट से संतोष करना पड़ा। वहीं बता दें आजम खान और अब्दुल्ला भेजे गए जेल। बड़े बेटे अदीब ने पिता का गाल चूमा, भाई को लगाया गले, भावुक हो गए तीनों दोस्तों। 2 पैन कार्ड मामले में मंगलवार को MP MLA कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया, तो वहां का माहौल एकदम बदल गया। फैसला सुनते ही दोनों कुछ क्षणों तक एक दूसरे को देखते रह गए। चेहरे पर तनाव और भविष्य की चिंता साफ झलक रही थी। जेल जाने से पहले बड़े बेटे अदीब ने आजम खान का गला चूमा और भाई अब्दुल्ला को गले लगाया। दोपहर बाद कोर्ट ने सजा सुनाते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को 7 साल की कैद और 50-50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। इसके बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जिला जेल भेज दिया गया। ये मामला 2019 में गंज थाने में दर्ज हुआ था, जब शहर विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम पर 2 जन्म प्रमाण पत्र रखने का आरोप लगाया था। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिख कर जरूर बताइएगा। अंतिम खबर बता दें, इस दिन जारी हो रही है प्रधानमंत्री किसान निधि की अगली किस्त। किसान ऐसे कर सकते हैं स्टेटस चेक दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी 21वीं किस्त को लेकर लंबे समय से चल रही प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। खेतों में फसल कटाई चल रही है, रबी सीजन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐसे समय में किसानों की सबसे बड़ी चिंता यही रही है कि 2000 रुपए वाली अगली किस्त आखिर कब आएगी। गाँव चौपालों पर, मंडियों और खेतों के किनारों पर हर जगह किस्त की तारीख को लेकर चर्चा बनी हुई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी दिन देश भर के किसानों के खातों में अगली किस्त ट्रांसफर करेंगे। इस बार 9 करोड़ किसानों को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलने वाली है। देश भर के करोड़ों किसान इस स्कीम का फायदा ले रहे हैं। पिछले यानी 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को वाराणसी से जारी की गई थी, जिसमें 9 करोड़ 71 लाख किसानों के खाते में करीब 20,500 करोड़ रुपए भेजे गए थे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।